प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट राहुल सर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जो कि बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, 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 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको थोड़ा सा आगे बताएंगे। पहले इसमें जो कुछ जो है मुख्य बात है वो जानना जरूरी है। ठीक है, पहले उसको जानना है, उसके बाद आगे बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। सबसे पहले ये बताइए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, या प्रकाश, या इसको इस तरह से भी बताया जा सकता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा, ठीक है, कितनों मेगापिक्सल का आंख रख लीजिए, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या होना चाहिए? तो प्रकाश होना चाहिए। किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या होना चाहिए? तो प्रकाश होना चाहिए। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जब तक नहीं रहेगा हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसका उपयोग करके हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। किसी भी वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों तक आता है तो ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा जो है वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले तो आंख होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या होना चाहिए? तो लाइट होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। आगे है प्रकाश और उसके स्रोत। ठीक, अगला पॉइंट प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश स्रोत किसको कहा जाता है? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। ठीक है, स्रोत का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है जहां से वो वस्तु प्राप्त होता है, ठीक है, उसी को उसका स्रोत कहा जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का पानी का स्रोत क्या है? हम लोग कहां से पानी प्राप्त करते हैं? पानी प्राप्त करते हैं चापाकल से, या समरसेबल से, या कुआं से, या नहर से, नदी से, समुद्र से। ठीक, तो ये सब पानी का क्या है? सोर्स है। ठीक, जहां से जो चीज प्राप्त होता है उसी को उसका सोर्स कहा जाता है। जहां से जो चीज प्राप्त होता है उसी को उसका सोर्स अर्थात स्रोत कहा जाता है। ठीक, तो जिससे प्रकाश निकलता है उसी को कहा जाता है प्रकाश स्रोत। जहां से प्रकाश निकलेगा, जिससे प्रकाश निकलेगा उसी को प्रकाश का स्रोत कहा जाएगा। जैसे लालटेन से प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है। ठीक है, जिससे प्रकाश निकलेगा उसको क्या कहा जाएगा? प्रकाश का सोर्स अर्थात स्रोत कहा जाएगा। ठीक, तो लालटेन, मोमबत्ती, दिया, ये सब क्या है? बल्ब, ये सब क्या है? तो प्रकाश का सोर्स है, स्रोत है। ठीक है, जिससे जो प्राप्त होता है उसी को उसका सोर्स कहा जाता है। तो जिससे प्रकाश प्राप्त होता है उसी को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। ठीक है, अब प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित। ठीक, जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो। दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का? दो प्रकार का। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? तो मानव निर्मित और दूसरा हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित में क्या क्या आएगा बच्चों? मानव निर्मित में क्या क्या आएगा? तो जो मानव के द्वारा बनाया गया है प्रकाश स्रोत उसी को कहा जाता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित में बल्ब आएगा, क्योंकि बल्ब तो भगवान जी बनाए नहीं है। ठीक है, बल्ब कौन बनाया है? मानव के द्वारा बनाया गया है। बल्ब आ जाएगा, लालटेन आ जाएगा, लालटेन आ जाएगा, लालटेन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया आ जाएगा। ठीक,
ठीक, उसके बाद ईटीसी इत्यादि, ये सब जो है जो मानव के द्वारा ऐसा ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है और जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको कहा जाता है? जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, जो नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ लाइट, उसी को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे सूर्य 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 हो गया, ठीक, सूर्य हो गया, तारे तारे, सूर्य, तारे इत्यादि, ये सब क्या है? तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। कैसा प्रकाश स्रोत है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। ठीक, कैसा प्रकाश स्रोत है? तो ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं। प्रदीप्त किसको कहा जाता है? प्रदीप्त किसको कहा जाता है? अप्रदीप्त किसको कहा जाता है? ठीक, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त प्रदीप्त को दीप्तिमान भी कहा जाता है, प्रदीप्त को दीप्तिमान भी कहा जाता है। प्रदीप्त वस्तु प्रदीप्त वस्तु प्रदीप्त वस्तु किसको कहा जाता है? प्रदीप्त वस्तु किसको कहा जाता है? प्रदीप्त को दीप्तिमान भी कहा जाता है। प्रदीप्त या दीप्तिमान कह दीजिए, दीप्तिमान, प्रदीप्त या दीप्तिमान। इसी को इंग्लिश में ल्यूमिनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूमिनस कहा जाता है। ठीक है, तो जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसको प्रदीप्त कहा जाता है। जिससे प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या कहा जाता है? तो प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। ठीक है, जैसे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गया इत्यादि, ये सब क्या है? तो प्रदीप्त है। जिससे प्रकाश निकलेगा उसको प्रदीप्त कहा जाएगा। जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसको क्या कहा जाएगा? तो अप्रदीप्त कहा जाएगा। अप्रदीप्त कहा जाएगा। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त या अदीप्त, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त कहा जाता है। ठीक है, अप्रदीप्त कहा जाता है। प्रदीप्त में क्या आएगा बच्चों? प्रदीप्त में या दीप्तिमान में क्या आएगा? ठीक, ये आएगा लालटेन, लालटेन, ठीक है, लालटेन आएगा, सूर्य, 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 तारे, 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 ठीक है, बल्ब, बल्ब, ये सब कैसा है? कैसा वस्तु है? तो प्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त वस्तु है। मोमबत्ती, मोमबत्ती, बल्ब में कैसा बल्ब? तो जलता हुआ बल्ब। कैसा बल्ब? जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब। मोमबत्ती, मोमबत्ती, ये सब कैसा वस्तु है? तो प्रदीप्त वस्तु है। कैसा वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त का एग्जाम्पल, अप्रदीप्त जिससे लाइट नहीं निकलता है वो सब कुछ अप्रदीप्त है। जिससे प्रकाश, हम खुद अप्रदीप्त हैं, ये क्या है? अप्रदीप्त है। आपके आसपास जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा है वो सब कुछ क्या है? तो अप्रदीप्त है। क्या है? अप्रदीप्त है। प्रदीप्त या दीप्तिमान या ल्यूमिनस उसको कहा जाता है जिससे प्रकाश निकलता है, उसको ल्यूमिनस कहा जाता है, प्रदीप्त कहा जाता है। ठीक है, दीप्तिमान कहा जाता है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। हमारे आसपास की जितनी सारी वस्तुएं हैं कि जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जिसको देखने के लिए प्रकाश का जरूरत पड़ता है, उन सभी वस्तुओं को कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तु। ठीक, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल बहुत सारा होगा, इतना तो समझदार हैं आप लोग की समझ सकते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, आपके आसपास जो भी वस्तु दिखाई दे रहा है जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा है वो सारा वस्तु कैसा वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है, नॉन ल्यूमिनस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्यारे बच्चों देखिए एक चीज और समझिए कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? चंद्रमा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? तो चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पर। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और वही चंद्रमा पे पड़ करके सूर्य का प्रकाश टकरा करके और नीचे पृथ्वी पर आता है। तो उसी प्रकाश को हम लोग देखते हैं, तो ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है कि वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो चंद्रमा से आ रहा है, जबकि वास्तव में वो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो टकरा करके आ रहा होता है। वो वास्तव में सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश जाता है, चंद्रमा से टकराता है, वही प्रकाश जो है उसके टकराने के बाद, प्रकाश जो है चंद्रमा से टकराने के बाद आता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर से हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा खुद जल रहा है, जबकि वास्तव में खुद चंद्रमा नहीं जल रहा होता है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश जाता है, चंद्रमा से टकरा करके पृथ्वी पे आता है। ठीक है, तो चंद्रमा प्रदीप्त होगा कि अप्रदीप्त होगा?
चंद्रमा अप्रदीप्त होगा कि प्रदीप्त होगा, तो ये होगा अदीप्त, अप्रदीप्त। ठीक है, चंद्रमा 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 और आसपास की जितनी सारी वस्तुएं हैं वो सब जो है कैसा है, तो अप्रदीप्त है। कैसा है, अप्रदीप्त है। ठीक है, अप्रदीप्त है। ठीक, या इसको दीप्तिमान भी कहा जाता है, दीप्तिमान लिखे ही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, आगे हम लोग समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, ये समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए रात के समय में जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो हम लोगों को कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता है बिना लाइट के। ठीक, आर्टिफिशियल लाइट जो है जलाते हैं कब कोई भी वस्तु दिखाई देता है। ठीक, अगर मान लीजिए लाइट नहीं जलाते हैं तो कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता है। लेकिन दिन के समय में अगर रूम में लाइट नहीं जलाया जाता है, खिड़की दरवाजा खुला रहता है, फिर भी रूम के वस्तु, सारे वस्तु जो है दिखाई देते हैं, अच्छे से दिखाई देते हैं। इसका रीजन क्या होता है, सूर्य का प्रकाश तो बाहर पड़ रहा होता है। इसका रीजन यही होता है कि सूर्य का प्रकाश जब बाहर पड़ता है तो किसी वस्तु से टकराता है, या हमारे वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे धूल कण हमेशा उड़ते रहते हैं। ठीक, वही प्रकाश, सूर्य का वो प्रकाश जो है धूल कणों पे पड़ता है, तो धूल कण क्या करते हैं कि प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं और बाकी सारे प्रकाश को फैला देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। प्रकीर्णित करने का मतलब फैला देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि धूल कण क्या करते हैं कि अपने ऊपर पड़ रहे प्रकाश के कुछ अंश को, कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं और बाकी सारे प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रकाश जो है इस कण पे पड़ रहा है, ये कुछ अवशोषित कर लिया और बाकी सारे प्रकाश को फैला दिया, फिर वही प्रकाश दूसरे कण पे पड़ता है, वो भी वही काम करता है। ऐसे ही फैलते 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 प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। सीधा सीधा इसका परिभाषा समझिए कि प्रकाश जब धूल कणों पर अर्थात सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करके बाकी सारे प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, अर्थात फैला देते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे उन कण पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं, अर्थात जो है प्रकीर्णित कर देते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से ही, ठीक है, दिन के समय में हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश रूम में नहीं आता है, लेकिन उसका प्रकाश जो है प्रकीर्णन के माध्यम से बाहर जो है प्रकाश पड़ता है, धीरे धीरे वो वही प्रकाश फैलते 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 प्रकीर्णित होते 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 कहां तक पहुंच जाता है, रूम तक पहुंच जाता है, जिसके कारण हम रूम में रखे वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण क्या होता है। ठीक, प्रकाश का किरण किसी प्रदीप्त पदार्थ, मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में किसी सभी दिशाओं में जाता है। यह एक रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज किसको कहा जाता है। ठीक है, सीधा समझिए, प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। आराम से समझिए, एकदम इत्मीनान से समझिए, एक एक पॉइंट एकदम बारीकी से समझाएंगे, एकदम बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, एकदम पूरा चैप्टर खत्म होते होते प्रकाश के प्रकीर्णन से एक भी क्वेश्चन नहीं आपसे छूट पाएगा, पूरा ये हम गारंटी देते हैं। ठीक, एकदम एक एक पॉइंट को बारीकी से एकदम तोड़ तोड़ करके बहुत विस्तृत ढंग से समझाएंगे। ठीक है, आप बस समझने का प्रयास कीजिए, मेरे साथ जुड़ करके पढ़िए। ठीक है, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक, और लाइक करिए,
कमेंट करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, अगर कहीं आपको त्रुटि इसमें लग रहा हो तो भी बताइए, ठीक, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है, प्रकाश का किरण पुंज किसको कहा जाता है? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। ये किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? तो ये किरण पुंज होता है 3 प्रकार का। ये किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है 3 प्रकार? तो एक होता है अपसारी किरण पुंज। कैसा किरण पुंज? तो अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, पैरेलल लाइट बीम ऑफ लाइट। ठीक, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या होता है बच्चों? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? बीम ऑफ लाइट कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम, ये पैरेलल बीम, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, ये क्या करता है? डाइवर्ट करता है। डाइवर्ट मतलब फैला देता है। ठीक, फैला देता है, इस वजह से इसको डाइवर्जिंग बीम कहा जाता है। ये पैरेलल होता है तो ये पैरेलल बीम इसको कहा जाता है। समांतर किरण पुंज को इंग्लिश में पैरेलल बीम कहा जाता है। इसको अभिसारी किरण पुंज को कन्वर्जिंग, ये सबको क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। देखिए, ठीक है, इसका डिफिनीशन देखिए, समझिए। अपसारी किरण पुंज किसको कहा जाता है? किरणों का वैसा समूह, किरणों का वैसा समूह, किरणों का वैसा समूह जिसमें बहुत सारे किरण, ये अपसारी है ना। ठीक है, अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से निकल करके, एक बिंदु से निकल करके प्रकाश जो है फैल जाता है। एक बिंदु से निकल करके प्रकाश क्या हो जाता है? फैल जाता है। एक बिंदु से निकल करके प्रकाश क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक, तो इस प्रकार के किरण पुंज को कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। 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 इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल करके, तो देखिए अब ये समझ गए, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ ऐसे फैल जाती है, तो इस किरण पुंज को कहा जाता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसको कहा जाता है समांतर किरण पुंज। जैसे आप लेजर लाइट देखे होंगे, लेजर लाइट में क्या, देखिए सबका एग्जांपल बताते हैं। जैसे मानकर चलिए कि बल्ब से जो प्रकाश निकलता है, बल्ब से जो प्रकाश निकलता है उसमें कैसा किरण पुंज होता है? तो बल्ब से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जब जलता है तो उससे क्या होता है कि प्रकाश एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैल जाता है। तो उसका जो किरण पुंज होगा, कैसा किरण पुंज होगा? अपसारी किरण पुंज होगा। ठीक, लेजर लाइट का जो लाइट होता है, लेजर लाइट का जो लाइट होता है, ठीक है, उससे जो लाइट निकलता है उसका जो किरण पुंज होता है वो कैसा किरण पुंज होता है? तो एक दूसरे के समांतर होता है। एक दूसरे के समांतर होगा तो बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, लेजर लाइट का लाइट बहुत दूर तक जाता है। उसका जो बीम होता है, मतलब कि किरण पुंज होता है, वो एक दूसरे के क्या होता है? समांतर होता है। एक दूसरे के क्या होता है? समांतर होता है। उस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? बहुत सारा प्रकाश आकर के एक ही बिंदु पर मिल जाता है। बहुत सारा प्रकाश आकर के एक ही बिंदु पर मिल जाता है। जैसे बचपन में आप जो है लेंस एक होता है, स्टोन बॉक्स में मिलता था पहले, पता नहीं अब मिलता है कि नहीं। स्टोन बॉक्स में एक लेंस मिलता है, तो वो उससे हम लोग क्या करते थे कि कागज जलाते थे। ऐसे सूर्य के प्रकाश में, गर्मी के दिन में सूर्य के प्रकाश में इसको ले जाते थे, नीचे कागज रख देते थे, तो उससे उस पर पड़ने वाला जितना सारा प्रकाश था वो लेंस पर पड़ करके सारा प्रकाश आकर के एक छोटी सी बिंदु पर केंद्रित हो जाता था। तो उस प्रकाश में जो भी ऊर्जा होता था उससे एक हीट उत्पन्न होता था। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा एक जगह इकट्ठा हो जाता था, उससे हीट उत्पन्न होता था, उसी हीट के कारण वो क्या होने लगता था, जलने लगता था। जैसे देखिए इस प्रकार से हम चित्र बना करके समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए लेंस हो गया, ठीक, इस पर इधर से भी प्रकाश पड़ रहा है, इधर से 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 पड़ रहा है, चारों तरफ से पड़ रहा है, चारों तरफ से इस पर प्रकाश पड़ रहा है। इस सारा प्रकाश आकर के एक छोटा सा बिंदु जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा। और जहां पर केंद्रित होगा वहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश हो जाएगा, ज्यादा प्रकाश और उष्मा हो जाएगा, जिसके कारण नीचे रखा हुआ जो वस्तु है वो जलने लगेगा। तो यहाँ पे जो किरण पुंज हो रहा है, ये कैसा किरण पुंज, ये कैसा किरण पुंज है, कैसा किरण पुंज है। तो अभिसारी किरण पुंज है कि नहीं। देखिए बहुत सारा प्रकाश का किरण आकर के एक ही बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो ये जो किरण पुंज होगा कैसा किरण पुंज होगा, तो अभिसारी किरण पुंज होगा, अभिसारी किरण पुंज होगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं कि पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे समझाते हैं। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी किसको कहा जाता है। पारदर्शी, पार इसका नाम है पार, आर पार, पारदर्शी, पारदर्शी, ठीक। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ठीक। पारदर्शी, अपारदर्शी, 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 पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी पदार्थ किसको कहा जाता है, अपारदर्शी पदार्थ किसको कहा जाता है और पारभासी पदार्थ किसको कहा जाता है। पारदर्शी इसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। इसको ओपैक कहा जाता है, ओपैक, जो पैक होता है वो ओपैक होता है। ठीक है, ठीक। आगे है पारभासी, पारभासी का मतलब होता है जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार कर सके, उसी को पारभासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारभासी। ठीक है, पारभासी। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ओपैक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसलूसेंट। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहा जाता है, पारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहा जाता है जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। ठीक, जिससे आर पार दिखाई देता है। प्रकाश आर पार होगा तभी तो आर पार दिखाई देगा। हमें कोई भी वस्तु कब दिखाई देगा, जब उस वस्तु से प्रकाश टकराएगा, वो टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच पाएगा, तभी तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहा जाता है जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सके। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल कांच, कांच है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कांच है। कांच मतलब शीशा, कांच। ठीक, इसका साफ पानी, गंदा पानी नहीं, साफ पानी, साफ पानी, साफ पानी, साफ जल, शुद्ध जल। ठीक, और इसका पारदर्शी का और एग्जाम्पल बताइए, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, बर्फ, बर्फ अगर पतला रहेगा तब, मोटा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इत्यादि इत्यादि। इस तरह से सीधा सीधा समझिए, जिससे आर पार दिखाई दे उसको क्या कहा जाता है, पारदर्शी कहा जाता है। जैसे चश्मा, चश्मा में जो लेंस लगा होता है, ठीक है, उससे भी आर पार दिखाई देता है, तो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। जिससे आर पार दिखाई दे उसको क्या कहा जाता है, पारदर्शी कहा जाता है। जिससे आर पार नहीं दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है, अपारदर्शी, ओपैक होता है, पैक होता है, मतलब आर पार नहीं दिखाई देता है, उसको अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। अपारदर्शी पदार्थ हमारे आसपास में जितना सारा पदार्थ है, जैसे पत्थर, पत्थर हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, किताब हो गया, किताब हो गया। क्या किताब से आर पार दिखाई देता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, बहुत सारा पदार्थ है इत्यादि। ठीक, जिससे आर पार नहीं दिखाई देगा उसको क्या कहा जाएगा, ओपैक कहा जाएगा, अपारदर्शी कहा जाएगा। पारभासी, पारभासी का मतलब वह पदार्थ, वह पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार कर सके, केवल कुछ अंश पार कर पाता है। जिस पदार्थ से प्रकाश का केवल कुछ अंश पार कर पाता है उस पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारभासी पदार्थ कहा जाता है, पारभासी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल, तिल लगा कागज,
तिल लगा, तिल लगा कागज, तिल लगा कागज, तिल लगा कागज, तिल लगा कागज, ठीक है। या घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। कुहासा, 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 ठीक है। कुहासा या कोहरा। धुआं, धुआं से थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, धुआं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद आंख का पलक, आंख का, आंख का पलक। आप कहिएगा आंख का पलक कैसे है, ठीक। आंख का पलक बंद कीजिएगा, ठीक। अगर लाइट रहेगा तो आपको अनुभव होगा कि नहीं बाहर लाइट है, ठीक। आंख का पलक बंद करने के बाद बाहर से अगर लाइट को हटा दिया जाएगा तो पता चल जाता है, पता चल जाता है कि नहीं लाइट जो है खत्म हो गया। मतलब प्रकाश को ये जो है आर पार थोड़ा थोड़ा होने देता है, जिसके कारण पता चल जाता है। तो आंख का पलक, आंख का पलक, आंख का पलक, आंख का पलक, पलक इत्यादि, इत्यादि, आंख का पलक इत्यादि, इत्यादि। ये सब कैसा पदार्थ है, ये सब कैसा पदार्थ है, तो पारभासी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है, ट्रांसलूसेंट है, ठीक, ठीक है। पारदर्शी उस पदार्थ को कहा जाता है जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, उसको पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जिसके आर पार दिखाई दे उसको पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार कर पाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा मध्यम एकदम तनी तनी दिखाई देगा, तनी तनी दिखाई देगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा पारभासी पदार्थ। क्या कहा जाएगा, पारभासी पदार्थ कहा जाएगा, ठीक है, पारभासी पदार्थ कहा जाएगा। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ऊपर तो लिखे ही हैं, चलिए लिखने की क्या जरूरत है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश जब किसी चिकने सतह से टकराता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट। माध्यम का मतलब क्या होता है, माध्यम का मतलब जैसे मान लीजिए हवा में है, प्रकाश हवा से आ रहा है, ठीक, और हवा में ही एक दर्पण रखा गया है, उससे वो टकराएगा तो फिर उसी माध्यम वापस लौट जाएगा, ठीक। प्रकाश जब किसी चिकने सतह से टकराता है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश जब किसी चिकने सतह से टकराता है तो टकराने के बाद एक खास नियम को पालन करते हुए वापस लौट आता है, ठीक है। और प्रकाश के टकरा करके वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक चिकना सतह है, या इसको हम लोग मान लेते हैं ये एक समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, कैसा दर्पण है बच्चों, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, समतल समतल दर्पण, समतल, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, ये समतल दर्पण है, ठीक। मान लीजिए ये एक टॉर्च हम बना देते हैं यहाँ पे, ये एक टॉर्च हो गया, ये एक क्या हो गया, टॉर्च, ये इसका स्विच हो गया, ठीक, टॉर्च हो गया, ये स्विच हो गया, ठीक। स्विच को जैसे ही ऑन किया जाएगा यहाँ से ऐसे प्रकाश निकलेगा, निकलेगा, ठीक, ऐसे निकलेगा और जा करके एकदम धाए से टकरा जाएगा, कहाँ पे, दर्पण पे। कहाँ टकराएगा, दर्पण पे टकराएगा। और टकराने के बाद ये दर्पण क्या करेगा, इसको ऐसे इधर फेंक देगा, ठीक, इधर फेंक देगा, कहेगा इधर कहाँ आ रहे हो, जाओ इधर, ठीक है, इधर ऐसे ये जो है आ जाएगा, ठीक है। प्रकाश का किरण जब ऐसे सीधा, प्रकाश जो है सीधा रेखा में चलता है, ये सबको पता है, ठीक है। प्रकाश किस दिशा में चलता है, सीधा रेखा में चलता है, ठीक। प्रकाश सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल किसमें होता है, शून्य या निर्वात में होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर। आगे सब कुछ समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। चलिए
पहले इसको समझिए, पहले इसको समझिए। प्रकाश जब भी चलता है सीधा रेखा में चलता है। प्रकाश जब भी चलता है कि कैसे चलता है, सीधा रेखा में चलता है। ठीक, प्रकाश जब भी चलेगा सीधा रेखा में चलेगा। यहां से ऐसे प्रकाश निकलेगा, निकलने के बाद ऐसे आएगा, सीधा 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 आएगा, टकराएगा, टकरा करके ऐसे ये क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में ऐसे लौट जाएगा। ठीक, तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, और आने वाली जो किरण है, दर्पण पर पड़ने वाली जो किरण है, दर्पण पर आने वाली जो किरण है, इसको आपतित किरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है। ठीक है, टकरा कर वापस जाने वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। टकरा कर वापस जाने वाली किरण को क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है। इसके बीचों बीच ऐसे कुछ होता नहीं है, ऐसे डाल दिया जाता है अपने से। ठीक है, एक नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अभिलंब। ठीक है, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब। ठीक, ठीक है, आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। इसके बीच में ऐसे एक खींच दिया जाता है, इसको कहा जाता है अभिलंब। ये सब जाकर के इसी बिंदु पर मिलता है। इस बिंदुआ को कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है, आपतन, आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और बीच में जो ऐसे खींचा जाता है इसको अभिलंब कहा जाता है। तीनों एक ही तल में होता है। इस तल को, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। इस तल को या इस बिंदु को क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में कुछ न कुछ कोण बनेगा, कोण बनेगा। इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है बच्चों, आपतन कोण कहा जाता है, आपतन कोण, आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस कोणवा को क्या कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। इसको आई से सूचित किया जाता है, इसको आई से सूचित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहा जाता है, तो आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस आई से शुरू होता है, इस वजह से इसको आई से सूचित किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण। क्या कहा जाता है बच्चों, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, परावर्तन कोण कहा जाता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको किससे सूचित किया जाता है, तो आर से सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है, इसको आर से सूचित किया जाता है। ठीक, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। ये दोनों, यहाँ जो कोण बनता है इसको नहीं कहा जाता है आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक, इसको तो कुछ नहीं कहा जाता है, इसको नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहा जाता है, हरि कोणवा को आपतन कोण कहा जाता है। ठीक, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको परावर्तन कोण कहा जाता है, इसको नहीं। गड़बड़ में जो है, हड़बड़ में गड़बड़ मत कर दीजिएगा, इसको नहीं कहा जाता है। जैसे मानकर चलिए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम मान लेते हैं ए है, इसका नाम ओ है, इसका नाम बी है, बी है, इसका नाम मान लेते हैं सी है। ठीक, तो एंगल, एंगल, ये समतल दर्पण है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, एंगल, एंगल, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी को क्या कहा जाएगा, आपतन कोण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आपतन कोण कहा जाएगा, आपतन कोण कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल सी ओ बी को, एंगल सी ओ बी को कहा जाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन
कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए होंगे इतना, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर से इसको देखते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, बीच में जो ऐसे खींचा जाता है इसको अभिलंब कहा जाता है। एकदम सीधा रहेगा, एकदम परपेंडिकुलर, इस पे लंब होता है। ठीक है, इसको नॉर्मल कहा जाता है या अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। और ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। ठीक है, ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। ठीक, और ये मानकर चलिए कि ये जो है एक दर्पण है। ये क्या है, एक दर्पण है। ठीक, ये एक दर्पण है। ठीक है, घर पे अपने से एक्सपेरिमेंट करके भी आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए ये आपतित किरण है, आने वाली किरण है। आपतित किरण आने वाली किरण है। ठीक, और ये दर्पण है, इससे प्रकाश टकरा करके ऐसे जा रहा है। ठीक, तो इसको जब ऐसे बढ़ाइएगा तो ये भी ऐसे बढ़ेगा, ये भी ऐसे बढ़ेगा। ठीक, इसको और बढ़ाइएगा तो ये भी ऐसे बढ़ेगा, ये भी ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, इसको घटाइएगा तो ये दोनों आपस में घटेगा। इसको घटाइएगा ऐसे तो ये भी घटेगा। ठीक, ये भी घटेगा। ठीक, जैसे जैसे ये आपतन कोण बढ़ेगा वैसे वैसे परावर्तन कोण भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आपतन कोण घटेगा वैसे वैसे परावर्तन कोण भी घटेगा। ठीक, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यही परावर्तन का नियम। देखिए हम लोग देखते हैं परावर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तन का नियम, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। कितना नियम होता है, दो नियम होता है। ठीक, उसी नियम का पालन करते हुए जो है परावर्तन होता है। ठीक, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम, दो नियम। ठीक, कौन कौन नियम होता है, पहला नियम देखिए समझिए। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, आने वाली किरण मतलब आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हो गया, पहला नियम याद हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण, मेरे साथ बोलिए, समझिए, मेरे साथ बोलिए। थोड़ा सा वीडियो रोक करके बोलिए, एक बार बोलना सीखिए। ठीक है, बोलना सीख जाइएगा, सब काम हो जाएगा। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया, सिंपल है, एकदम आसान है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम, दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, तो बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। यही होता है प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर समझ जाइएगा। ठीक है, इसी से रिलेट कर करके प्रकाश का अपवर्तन हम समझा देंगे पूरा, गारंटी देते हैं। एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो कहिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बस विश्वास करिए, भरोसा करिए। ठीक है, और पढ़िए, समझिए बढ़िया से। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, अगर आपतन कोण 10 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण कितना, डायरेक्ट इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपतन कोण 10 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण कितना डिग्री, 10 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, एकदम आसान है। यदि आपतन कोण 0 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, नॉर्मल, आसान एकदम। ठीक है, आपतन कोण अगर 0 डिग्री तो परावर्तन कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। आपतन कोण 0 डिग्री तो परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब फिर से बोलिए, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, बोलो जल्दी, बोलो नहीं तो स्टिक रखते हैं यहाँ पे। बोलिए, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, जल्दी से बोलिए, बोलिए।
हाँ ठीक, सही, बिल्कुल सही, ठीक। आपतन को आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हो गया प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम बोलिए, बोलिए जल्दी, बोलिए दूसरा नियम, जल्दी दूसरा नियम बोलिए, दूसरा नियम बोलिए। ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छा, गुड। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई कोण आई बराबर कोण आर। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। प्रकाश का परावर्तन का नियम आप लोग समझ गए, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, ये सब कुछ आप लोग समझ गए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है। समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, समतल दर्पण के सामने रखी, समतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या होता है। सबसे पहले देखा जाएगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए इसको जो है हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे की चीजों को समझाते हैं। चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन, जैसे मानकर चलिए ये जो है प्लेन मिरर है, एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, इधर इसका कलई कर दिए। ठीक, अगर लंबवत पड़ेगा ऐसे, ऐसे अगर प्रकाश आएगा, ऐसे आएगा तो आप लोग जान ही रहे हैं, ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, लेकिन लंबवत आएगा तो क्या होगा, लंबवत आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे आएगा वैसे ही निकल जाएगा। अर्थात आपतन कोण 0 डिग्री होगा और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा, आपतन कोण 0 डिग्री और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब ये कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर, उसी रास्ता पर वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। ठीक, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान इसमें क्या होता है, तो 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब, इमेज। व्हाट इज इमेज, व्हाट इज इमेज, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है। चलिए इमेज समझते हैं क्या होता है। देखिए इमेज क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी को उसका प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब का मतलब होता है, प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो, इमेज। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, इमेज, इमेज का मतलब फोटो। जैसे हम लोग किसी दर्पण के सामने खड़ा हो जाते हैं तो हम लोगों का उसमें इमेज बनता है, फोटो बनता है। ठीक, फोटो बनता है। वो जो फोटो दर्पणवा में जो फोटोआ बनता है ना, वो कैसा होता है, वो काल्पनिक होता है। वास्तविक काल्पनिक क्या होता है आगे बताते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, धीरे करके लिखना अगर आप चाहें तो, सब कुछ हम बोल रहे हैं, आप जो है इसका फेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से भी हम बोलते चल रहे हैं। ठीक, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब लिख करके डैश दे करके ये लिखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है, इमेज कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, सॉरी, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। पहला हो गया, पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब,
पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब समझिए किसको कहा जाता है, काल्पनिक सॉरी पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक 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 प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब बच्चों क्या होता है, वास्तविक 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 प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो उल्टा होता है। ठीक, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को, क्योंकि ये किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। ये किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, इस वजह से इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ये रियल इमेज होता है और ये वर्चुअल इमेज होता है। ये रियल इमेज होता है और ये वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, दूसरा हो गया काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। आभासी आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब। ठीक, आभासी प्रतिबिंब में जस्ट इसका उल्टा लिख दीजिएगा कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक, जैसे समझिए, याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी अपने बारे में ये कल्पना नहीं करता है कि हम रोड पे जाएं और गिर जाएं, चोट लग जाए, ऐसा कोई कल्पना नहीं करता। ऐसा कोई कल्पना करता है कि हम जो है एकदम सबसे गरीब हो जाएं, ऐसा कोई कल्पना तो करता नहीं है। ठीक है, कल्पना आदमी कैसा करता है, सीधा करता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, जबकि वास्तविकता उसके उल्टा होता है। ठीक, वास्तविकता क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, कोई भी कल्पना करता है तो सीधा ही करता है। कल्पना कोई भी व्यक्ति करता है तो सीधा करता है, जबकि वास्तविकता क्या होता है, उसके उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविकता उल्टा होता है। कल्पना हमेशा सीधा किया जाता है, कल्पना हमेशा सीधा किया जाता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मिलता हुआ मतलब ये जो है किरण मिलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं मिलता है। ये किरणों के वास्तविक कटान से नहीं बनता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस बात को समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किस प्रकार से समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। ठीक,
जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, ऐसे टकरा रहा है, टकरा करके ऐसे जा रहा है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कोई व्यक्ति जो है इसको देखेगा, ये आंख बना देते हैं। यहाँ से अगर कोई वस्तु कोई व्यक्ति जो है इसको देखेगा, यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देखेगा, ठीक, तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो है कहाँ से आ रहा है, तो ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आता हुआ इसको क्या होगा, प्रतीत होगा, यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, जबकि वास्तव में ये यहाँ से नहीं आ रहा है, बल्कि कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यही है समतल दर्पण में इसी तरह से प्रतिबिंब बनता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्या विशेषता होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। और एक बात इसमें समझ लीजिए, ठीक, और एक बात समझ लीजिए कि ये वाला जो होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके क्या होता है, बराबर होता है, ठीक, ये इसके क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी, चलिए आगे इसको समझाते हैं, ठीक, बढ़िया से समझाते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आगे हम लोग समझते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल समतल दर्पण द्वारा बने समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता होता है। ध्यान से प्यारे बच्चों समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण हो गया, क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। समझ लीजिएगा, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक, इसलिए समझिए, अच्छे से समझिए, एकदम बढ़िया से समझिए बच्चों, एकदम अच्छा से समझिए, ठीक है। समझ करके जो भी आप समझते हैं उसको समझ करके आप किसी दूसरे को समझाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जब तक आप जो है किसी भी बात को, जब तक आप किसी भी बात को किसी दूसरे को समझा नहीं देते हैं, तब तक उस बात को समझा हुआ नहीं माना जाएगा। जब तक कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, तब तक आपको समझा हुआ नहीं माना जाएगा, जब तक कि आप उस बात को किसी दूसरे को समझा ना दें, ठीक है। इसलिए जो है समझिए, ऐसा समझिए, इस तरह से समझिए कि आप दूसरे को समझा सके, तभी आपको समझा हुआ माना जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। मान लीजिए एक समतल दर्पण है, ये जमीन है, ये जमीन है, ऐसे एक समतल दर्पण है, ये जमीन है, ठीक है। हाँ, ये जो है समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, इधर इसका पेंट कर दिए, कलर कर दिए, ठीक है, चांदी का परत इस पर चढ़ा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये एक लड़का है, ये क्या है, लड़का है, ठीक, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। जितना बड़ा लड़का होगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा लड़का होगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए पहला नंबर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है। तो पहला विशेषता यही है कि प्रतिबिंब जब भी बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। जैसे मान लीजिए इस लड़का का लंबाई है 5 फीट, 5 फीट, तो इसका इमेज भी बनेगा कितना फीट का, 5 फीट का, 5 फीट का बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 मीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी भी कितना होगा, 10 मीटर ही होगा, 10 मीटर ही होगा, ठीक। तो जब भी इसमें प्रतिबिंब बनता है, पहला नंबर समझिए, जब भी इसमें प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण के आगे रखे वस्तु का जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। अगर कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो सीधा समझ लीजिए कि वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। पीछे बन गया मतलब वो काल्पनिक है, पीछे बन गया मतलब वो क्या है, काल्पनिक है, ठीक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा
सीधा होता है। सीधा उल्टा सीधा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये लड़का ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा, तो इसको सीधा कहा जाएगा। अगर इसका मुड़िया चल जाएगा नीचे, गोड़वा ऊपर, ठीक, तो इसको कहा जाएगा कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अगर ऐसे लड़का है, ऐसा ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। लड़का ऐसे खड़ा है, उसका प्रतिबिंब ऐसे बन गया, मुड़ी चल गया नीचे, ठीक है, इसको उल्टा प्रतिबिंब कहा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर ये हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। लिखिएगा पहला नंबर दे करके, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हो गया। दूसरा नंबर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, सॉरी, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा तो इसको कहा जाएगा काल्पनिक। पीछे बन जाएगा तो समझ लीजिए कि क्या है, काल्पनिक है, काल्पनिक है, ठीक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। दूसरा नंबर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तीसरा नंबर, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ठीक है, सीधा होता है, सीधा ही है, तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब देखिए पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब क्या होता है। पार्श्विक, दर्पण के सामने जाइएगा, देखिएगा तो ये पाइएगा कि अगर अपना आप राइट हैंड उठाइएगा तो दर्पण में ऐसा लगेगा, ठीक, ऐसा लगेगा कि दर्पण में जो इमेज बन रहा है उसका कौन सा हैंड उठ रहा है, तो लेफ्ट हैंड उठ रहा है, ठीक है। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में हो जाता है, उसी को कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन या पार्श्विक रूप से उल्टा। क्या कहा जाता है, पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक पार्श्व परिवर्तन, ठीक। जैसे दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखिएगा, एम्बुलेंस के आगे आप लोग देखे होंगे कि उल्टा लिखा रहता है, एम्बुलेंस उल्टा ऐसे लिखा जाता है, ठीक। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आगे जो ड्राइवर के सामने शीशा लगा होता है, ठीक, एम्बुलेंस के ड्राइवर के सामने नहीं, किसी दूसरे गाड़ी के ड्राइवर के सामने जो शीशा लगा होता है, ठीक, वो पीछे के वस्तु को देखने के लिए लगा होता है। उस पीछे वो ड्राइवर जो है, आगे वाली जो गाड़ी है, उसका ड्राइवर देख लेगा कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसको आसानी से वो पढ़ लेगा। उल्टा लिखा रहता है तो उसका इमेज जो है शीशा में सीधा बन जाता है, तो वो आसानी से पढ़ लेता है कि एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, इसका मतलब उसमें कोई मरीज वरीज है, ठीक, उसको जल्दी अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, ठीक है। इस वजह से ड्राइवर जो है तुरंत उसको साइड दे देते हैं, वो गाड़ी आराम से चल जाती है, ठीक है। सीधा सीधा समझिए, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, ठीक। जैसे मान लीजिए कि एक दर्पण है ये वाला, इसके सामने अगर ये लिख करके एक कार्ड पे लिख करके ले जाइएगा तो इसका इमेज ऐसे बनेगा, इसका इमेज ऐसे बनेगा। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, इसी को कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन तो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। क्या बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा। पहला नंबर ये हो गया कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा नंबर ये हो गया कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तीसरा नंबर ये होगा कि ये प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चौथा नंबर ये हो गया कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, ये एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट ये हो गया कि प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। ये प्रतिबिंब आभासी अर्थात काल्पनिक होता है, सीधा होता है, ठीक। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु उसके आगे होता है, मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है,
दर्पण कितने प्रकार का होता है? ठीक, दर्पण कितने प्रकार का होता है ये समझिए। दर्पण मतलब मिरर, मिरर, मिरर क्या होता है समझिए, ध्यान से समझिए। दर्पण, 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 दर्पण में क्या होता है कि एक शीशा होता है, उसमें एक तरफ से कलई कर दिया जाता है, वही बन जाता है दर्पण। जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसी को दर्पण कहा जाता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ये कैसा दर्पण है? तो ये है समतल दर्पण। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो, प्लेन हो, उसी को कहा जाता है गोलीय दर्पण, सॉरी समतल दर्पण। कैसा दर्पण? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार का। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? कौन कौन होता है प्यारे बच्चों? कौन कौन होता है? तो ये होता है 2 प्रकार का, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। ठीक, ठीक है, समझिए। समतल दर्पण एकदम आसान है। समतल दर्पण में क्या होता है कि एक सीधा ऐसे शीशा लिया जाता है, शीशा ऐसे लिया जाता है, एक तरफ से उसके ऊपर चांदी का परत चढ़ा या कोई भी पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, उसको एक तरफ से ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो वो बन जाता है कैसा दर्पण? समतल दर्पण बन जाता है, समतल दर्पण। जैसे मान लीजिए शीशा है, ये शीशा है, एक तरफ छोड़ दिया जाएगा, जैसे है वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, एक तरफ से इसको पेंट कर दिया जाएगा, बन जाएगा शीशा। इसके सामने खड़ा होकर देखिएगा, चेहरा उसमें दिखाई देगा। ये हो गया समतल दर्पण। कैसा दर्पण? समतल दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण क्या होता है इसको समझिए। गोलीय दर्पण क्या होता है? एक बड़ा सा ऐसे शीशा लिया जाता है, बड़ा सा ऐसे गोल आकार का एक शीशा लिया जाता है, बड़ा सा। ठीक है, गोल ऐसे शीशा लिया जाता है और उसी में से ऐसे काट दिया जाता है। काट दिया जाएगा तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। गोल शीशा लिया जाएगा, वृत्ताकार नहीं। वृत्ताकार में और गोलाकार में अंतर होता है, ये आपको मैथ में हम सिखाएंगे। चलिए अभी थोड़ा सा बता देते हैं। गोलाकार का मतलब जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल, बड़ा सा बॉल, फुटबॉल। ठीक उसी प्रकार फुटबॉल गोलाकार होता है। साइकिल का पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो साइकिल का पहिया जैसे होता है वैसे नहीं लेना है। ठीक, कैसा? तो जैसे फुटबॉल होता है वैसा, वैसा एक शीशा लेना है, ऐसे गोल शीशा लेकर के ऐसे साइड से उसको काट करके निकाल देना है। ठीक, साइड से काट करके निकालिएगा तो ऐसा ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, और मान लीजिए ये जो है ऐसा यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब समझिए कैसे इसको उत्तल बनाया जाएगा, कैसे इसको अवतल बनाया जाएगा, कैसे इसको उत्तल बनाया जाएगा, कैसे इसको कन्वेक्स मिरर बनाया जाएगा, कैसे इसको कनकेव मिरर बनाया जाएगा, ये समझिए। गोला में से काट करके ऐसे साइड से काट करके ऐसे निकाल दिया जाएगा। ठीक, निकालने के बाद अगर अगर अंदर की तरफ कलई कर दिया जाएगा, अंदर की तरफ पेंट कर दिया जाएगा, ठीक, तो ये बनेगा उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण बनेगा। अगर बाहर की तरफ ऐसे कलई कर दीजिएगा तो ये बनेगा अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण बनेगा। ये होगा उत्तल दर्पण, ये होगा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, उसको कहा जाता है उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, धंसा रहता है, उस दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक, देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा है, अंदर की ओर धंसा है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है तो अवतल दर्पण होगा। इसका परावर्तक सतह ऐसे उभरा हुआ है तो ये होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे जो है इसमें और इम्पोर्टेंट चीज समझना है। ठीक, जब तक ये नहीं समझ पाइएगा तब तक आगे की चीजों को नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, गोला ऐसे शीशा है, गोला ऐसा ऐसे शीशा है। ठीक,
इस शीशा को साइड से काट करके निकाल दिया जाएगा तो ऐसा ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक, ऐसा शीशा मिलेगा, ठीक। अगर अंदर की ओर कलई किया जाएगा, परावर्तक सतह उभरा रहेगा तो उसको कहा जाएगा उत्तल दर्पण। बाहर की ओर कलई किया जाएगा मतलब पेंट किया जाएगा, उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा तो उसको कहा जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, देखिए विभिन्न पद क्या है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जैसे मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, कि किस गोले का भाग है, तो इस गोले का भाग है, ठीक। तो गोला में कहीं ना कहीं उसका सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, मतलब उसका कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु होगा, बीच वाला बिंदु होगा, ठीक। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है, ये किसी न किसी गोले का भाग है। मान लेते हैं इस गोले का भाग है, इस गोले का भाग है, तो इस गोले के केंद्र को क्या कहा जाएगा? तो वक्रता केंद्र कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा, वक्रता केंद्र कहा जाएगा, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? तो C से सूचित किया जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को कहा जाता है ध्रुव। दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण है, इसका कहीं ना कहीं एगो मध्य बिंदु होगा, बीच वाला बिंदु होगा, ठीक, बीच वाला बिंदु होगा, तो इसी बीचवा वाला बिंदु को कहा जाता है ध्रुव। क्या कहा जाता है? ध्रुव, ध्रुव पोल कहा जाता है। क्या बच्चों, क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है, ठीक है, पोल कहा जाता है, ठीक। इसको किससे सूचित किया जाता है? तो P से सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है? P से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। इसी चीज को जो है थोड़ा सा और बड़ा करके हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसी चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है, आगे बड़ा बना करके इसको बढ़िया से समझाने का प्रयास हम करते हैं। उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी, ठीक। ये सबसे पहले समझिए यहाँ पे उत्तल दर्पण में, सॉरी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में यहाँ पे समझिए, अवतल दर्पण में समझिए, इसी से आपको बहुत कुछ समझा देंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। इतना बढ़िया से समझना है कि आप जो है उस बात को किसी दूसरे को समझा दें। जब तक किसी भी बात को आप दूसरे को समझा नहीं देते हैं तब तक आपको उस बात को समझा हुआ नहीं माना जाएगा। इसलिए अच्छे से समझिए, रटना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। समझ कर पढ़िएगा, जीवन भर काम आएगा, जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। नहीं समझ कर पढ़िएगा, रट कर पढ़िएगा, भूल जाइएगा, कुछ समय के बाद जो है भूल जाइएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। कौन दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कौन दर्पण? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक। इसका ये हो गया मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल, पोल, ठीक। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है, C से सूचित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, या इसको कहा जाता है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, या इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, ठीक। मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, या इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को
मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। छोटा आर नहीं, बड़ा आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दूरिया को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। ठीक, रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, उसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो इसको जो है हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, ध्यान से समझिएगा। इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, ये इसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष होगा, ये इसका ध्रुव होगा, पोल होगा, ये जो है ध्रुव होगा, ये इसका वक्रता केंद्र होगा। ठीक, ये इसका वक्रता त्रिज्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका वक्रता त्रिज्या होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है, उस बिंदु को कहा जाता है इसका मुख्य फोकस। इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इसको कहा जाता है मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस कहा जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है? तो एफ से सूचित किया जाता है। इसको मुख्य फोकस कहिए चाहे फोकस कहिए, दोनों एक के बात है। ठीक है, मुख्य फोकस या फोकस। ठीक, मुख्य फोकस या फोकस, इसको बड़का एफ से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये एफ से सूचित किया जाता है, ये हो गया मुख्य फोकस हो गया। ठीक, आगे देखिए, ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। दूरिया को कहा जाता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या कहा जाता है बच्चों? फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी कहा जाता है। फोकल लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ कहा जाता है। ठीक, फोकस दूरी, इसको किससे सूचित किया जाता है? तो एफ से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है। इसमें देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, जब भी किरण आएगी, ठीक, परावर्तक सतह तरफ से ही आएगी। पीछे से आकर क्या करेगी? क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी, पीछे से आएगी ही नहीं। ठीक, जब भी किरण आएगी कहां से? परावर्तक सतह के सामने से। परावर्तक सतह के कहां से? सामने से। ऐसे किरण इसमें आएगी। ठीक, ये किरण आ रही है, टकराने के बाद ऐसे जा रही है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जा रही है, उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस या फोकस। इसको बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? बड़ा एफ से। ठीक, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, छोटा एफ से सूचित किया जाता है। आगे देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक, दर्पण से परावर्तन के बाद इसमें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये प्रतीत होगी कि ये कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ध्यान से इस बात को समझिएगा। इसमें क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। इस फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी हो गया। यहाँ ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और समझिए कि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में बराबर होता है। ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 5 सेंटीमीटर, यहाँ से ध्रुव से फोकस तक दूरी अगर 5 सेंटीमीटर, तक फोकस से लेकर के वक्रता केंद्र तक दूरी भी क्या होता है? 5 सेंटीमीटर होगा। सीधा सीधा समझिए कि जितना ये दूरी होगा उतना ही ये दूरी होगा।
अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अगर ये मानकर चलिए कि 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। दोनों को जोड़ा जाएगा, दोनों सीधा सीधा समझिए कि ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो 4 4 जोड़ा जाएगा तो 8 होगा। अगर 8 ये क्या हो गया, 8 क्या हो गया, तो इसका वक्रता त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, 4। देखिए सभी दूरियां गोलीय दर्पण के कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। कोई भी दूरी होगा, आगे बताएंगे, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सब प्लस में होगा, माइनस में होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, समझिए ध्यान से। कोई भी दूरी कहां से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। कहां से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। ध्रुव से मापा जाता है। तो यहां से लेकर के, ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी अगर 4 सेंटीमीटर है तो फोकस से लेकर के वक्रता केंद्र तक दूरी भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है। अगर ये 4 होगा तो ये 4 होगा, तो टोटल कितना होगा, 8 होगा। टोटल कितना होगा, 8 होगा। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये नियम होता है कि आपस में बराबर ही होगा। ठीक, हाँ, ये जो है 4 सेंटीमीटर, तो ये पूरा कितना, 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी दर्पण में आपको दिया है, किसी गोलीय दर्पण में दिया है कि वक्रता, किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि उसका फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, आधा होगा। ठीक, तो जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है, F बराबर R/2 होता है। F बराबर क्या होता है बच्चों, R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच यही संबंध होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। इसको प्रूव भी करवा देंगे। ठीक है, इसको प्रूव करवाएंगे। प्रूव करवाने में थोड़ा टाइम लगेगा। प्रूव करवाएंगे कि अवतल दर्पण में बराबर R/2, उत्तल दर्पण में बराबर R/2, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला, उत्तल दर्पण में मिरर फार्मूला और अवतल दर्पण में मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, चारों को एक साथ एक वीडियो में बना करके, ठीक है, आप लोगों को दे देंगे। ठीक, सीधा सीधा समझिए, बस जो है, जो मेन कंसेप्ट है उसको समझिए। ठीक, कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये फोकस दूरी हो गया, ये फोकस दूरी हो गया, तो वक्रता त्रिज्या ये पूरा, वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। आधा होता है, सीधा समझिए, आधा होता है। जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक होता है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, कैसे देखिए, इसको 2 से F से गुणा होगा, ये आएगा इधर, 2 से F से गुणा होगा तो इधर R बचेगा, तो R = 2F। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। 2 गुना होता है। मुख्य अक्ष आप लोग समझ गए, मुख्य अक्ष समझ गए, मुख्य फोकस समझ गए, ध्रुव समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए, वक्रता त्रिज्या समझ गए, मुख्य फोकस समझ गए, फोकस दूरी समझ गए, सब समझ गए। ठीक, सब समझ गए। अब आगे क्या समझिएगा। ठीक है, बहुत समझदार हो गए आप लोग। चलिए आगे जो है, आगे भी समझाते हैं। ठीक,